4 महीने पहले 3 अप्रैल 2016 को पनामा लीक्स ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1977 से कायम पनामा की मशहूर लॉ फर्म मोज़ैक फोंसेका की ऐसी खुफिया दस्तावेजात लीक हुई जिनमें दुनिया भर के मौजूदा और साबिक हुक्मरानों और बाअसर शख्सियात की ऑफशोर कंपनियों का राज अफशा हुआ। पाकिस्तान तो पहले ही करप्शन के हवाले से आलमी इदारों की दस्तावेजात का हिस्सा रहता है। पनामा पेपर्स में भी 8 तहकीकात अमल में लाई जाएं। पनामा इंक्वायरी एक्ट का बिल अपोजिशन 5 अगस्त को सेनेट में टेबल करने जा रही है और साथ ही साथ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तैयारी में भी है। पनामा लीक्स की कहानी तो आज की बात है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन की दास्तान काफी पुरानी है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तानी तारीख की करप्शन पर एक नजर डालेंगे। पाकिस्तान में इस बात का तसव्वुर किया जाता है कि करप्शन और सियासत का चोली दामन का साथ है, लेकिन हकीकत की तलाश में करप्शन का दामन पकड़कर सच्चाई की तलाश में निकलें तो हकीकत और फसाने में फ़र्क वाज़े होने लगता है। हालिया पनामा लीक्स के बाद भी मुल्क भर में सियासतदानों के एहतसाब का खूब शोर उठा हुआ है, लेकिन इस शोर में वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है कि पाकिस्तानी सियासत में हरकत तेज तर है, लेकिन सफ़र कछुए की चाल से तय किया जा रहा है। पाकिस्तान के हर इदारे में करप्शन हो चुकी है। पाकिस्तान का कोई तबका ऐसा नहीं है जो करप्शन से पाक हो, और पाकिस्तान को बिठा दिया है करप्शन ने। मेरे ख्याल में इस वक्त तो करप्शन पे सियासत की जा रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बेहतरी की ज़रूरत है। करप्शन एक बहुत अहम इशू है और इसको हमने इंशाल्लाह वीड आउट करना है, लेकिन इसके लिए एक मुस्बत पॉलिसी चाहिए जो कि परवर्स इंसेंटिव्स जो कि सिस्टम में 1972 में डाले गए और यकीनन 1914 से बढ़ते चले आ रहे हैं। जब से पहली जंग अज़ीम लगी थी उस वक्त से बरतानवी राज के दौर ही बहुत सारी करप्शन बढ़ गई थी, और उसमें उसको बेहतर करने के लिए आपको एक मुस्बत पॉलिसी चाहिए होगी जो इंसेंटिव साइड को भी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को भी देखे। पाकिस्तान में सियासत में करप्शन भी होती है और करप्शन पर सियासत भी होती है, और वैसे भी दोनों में चोली दामन का साथ है। ये फैसला करना मुश्किल है कि चोली कौन सी है और दामन कौन सा है। नहीं, पाकिस्तान की सियासत में करप्शन का पहलू बिल्कुल है, और बदकिस्मती से ये जनरल ज़ियाउल का जो मार्शल आया उसके बाद इसमें ज़्यादा तेज़ी आई है, वरना अगर आप 77 से पहले के सियासतदानों को देखें तो उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात बहुत कम हैं, और वो उसी रेशो से होंगे जिस तरह दुनिया भर में होता है। मेरे ख्याल में नेचुरली सियासत में लोग आते ही करप्शन करने के लिए है, और यही देखा गया है कि सियासत में आएँ, उसके बाद आप पैसा कमाएं, कौम का पैसा लूटें, और उसके बाद इसको अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करें और आइंदा इलेक्शन के लिए भी करें। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये सिस्टम ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म चेंज करनी चाहिए जिसमें आम मतवस्त तबके के लोग, पढ़े लिखे लोग, बाकिरदार लोग इलेक्शन में हिस्सा लें और आपके कौमी लीडर बने। ऐसे लीडर आएंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इसी तरीके से ख़त्म हो सकेगी। दोनों सिस्टर कंपनी है, सियासत में आगे भी लोग करप्शन करते हैं, और करप्ट तो करप्ट ही होता है। पहले लगाते हैं, फिर कमाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर लगाते हैं। कारोबार है सियासतदान लोगों का। कहते हैं हम कारोबार से सियासत में आए, अब तक एक कारोबार ही उनका सियासत है। पनामा लीक्स के होशरुबा इंकिशाफात 2 किस्तों में हमारे सामने आ चुके हैं। अपोजिशन ने तहकीकात का मुतालबा किया तो हुकूमत ने कमीशन बनाने की ठान ली, लेकिन अभी ये बेल मुंडे भी ना चढ़ पाई थी कि शोर उठा कि पनामा लीक्स पे तहकीकात होंगी, लेकिन हाजिर सर्विस जज की सरबराही में। अल्लाह अल्लाह करके ये मुतालबा भी शरफ़ कबूलियत पा तो गया, लेकिन हाजिर सर्विस जज की सरबराही में तहकीकात का मुतालबा मानकर हुकूमत एक दरिया के पार उतरी तो हुकूमत को एक और दरिया का सामना था। अब अपोजिशन हुकूमत के TORs पे मोतरिज थी। मैं ना मानू की रट लगाए अपोजिशन अपने TORs लेके मैदान में आ गई। दूसरी जानिब मुश्तरका TORs की अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के मौसिस सरबराह चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली इस मुतनाज़िया मामले में हाथ डालने से गुरेज़ा हैं, और यूं मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अब सवाल ये है कि अवाम की चारागरी कौन करेगा?
क्या इस बार भी कहीं अवाम चारागरी के आस में कहीं और देखने तो ना लग जाएंगे, वही जहां से अवामी नुमाइंदों को सख्त वहशत होती है, लेकिन फिर यही सियासतदान इक़्तिदार की चाहत में इन्हीं का तवाफ करने लगते हैं। ये जो पाकिस्तान में करप्शन की सियासत होती है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये बिल्कुल खा चुके हैं पाकिस्तान को। बस सियासी लोग अक्सर आपस में मिल जाते हैं, बीच में छोटे तबके के लोग जो होते हैं वो उनको पता ही नहीं होता हैगा। आखिर में जो ऊपर वाले होते हैं वो आपस में एक हो जाते हैं, जो पब्लिक होती है उनका आपस में कुछ भी नहीं होता है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं वो आपस में एक बाद में एक होकर अपना एक दूसरे से मफाद हासिल कर लेते हैं। सियासत में किसी भी लम्हे किसी भी साइड पे जाके देख लें, उसमें करप्शन ही है। अगर आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लें, हर पार्टी में करप्शन ना अंदर तक घुस चुकी है। ये नहीं कि हम किसी एक पार्टी को कसूरवार ठहरवाएं, हर जगह पे हर शोबे में करप्शन ही करप्शन है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सियासत में करप्शन है, करप्शन में सियासत है। सर तकरीबन जितने भी सियासी लोग हैं हर बंदा ही करप्शन कर रहा है, ठीक है। जो गरीब तबका है वो बेचारा नीचे आता जा रहा है, और सियासी बंदे हैं जो वो पहले सियासत में जो है ना करप्शन करके अगले वोटों में फिर सिलेक्ट हो जाते हैं। हर सियासतदान करप्ट है, हर चीज़ करप्ट है यहाँ पे। और आप अगर आपके हुक्मरान करप्ट है ना तो समझ लें कि सारा कुछ ही करप्ट है। उनके नीचे जितने लोग हैं ना सब उनको फॉलो करेंगे। अगर आपके सियासतदान आपके ऊपर आके हुक्मरानी करें और सिर्फ करप्शन करें तो यही हाल होगा जो मुल्क का भी हुआ हुआ है। करप्शन पे सियासत हो रही है, जैसे सारे लोग अभी भी सियासतदान हमारे लूट रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। करप्शन है वो सारे मिल गए हैं, एक दफ़ा दोबारा से सारी अपोजिशन फिर साथ मिल गई है। इसी तरह यहाँ पे करप्शन होती जा रही है, अवाम जारी पीस रही है। करप्शन है, किसी तरीके से हो, एक ही लफ्ज़ है, करप्शन है। नहीं, करप्शन जो भी होते हैं सर, चाहे सियासत की तरफ है चाहे सियासत की तरफ नहीं है, लेकिन करप्शन होना जो है उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन मुझे ये पता है कि जो हमारी सियासत है ना, ये अपना इसमें सब झूठ है, सब झूठ है इसमें। मुल्क में एहतसाब की बातें 1-2 साल का किस्सा नहीं। पाकिस्तान में सबसे पहले प्रोडा यानी पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1949 में मंजूर किया गया। इस कानून के तहत मरकजी या सूबाई असम्बलियों के अरकान या वज़रा वगैरह के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़, अक़रबा परवरी, नाजायज़ असासे बनाने, बदउनवानी और रिश्वत सतानी के वाक़यात पर मुक़दमात कायम किए जा सकते थे। लेकिन इस कानून को जायज़ तरीक़े से इस्तेमाल करने के बजाय सियासी मुखालिफिन के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। प्रोडा के बाद सदर अयूब के दौर में सियासतदानों के लिए एब्डो यानी इलेक्टेड बॉडीज़ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर और सरकारी ओहदेदारों के लिए पोडो यानी पब्लिक ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर के कवानीन बनाए गए। इन कवानीन के तहत 75 सियासतदानों को सजाएं दी गई और कई पर मुकदमात चलाए बगैर ही उन्हें लंबे अरसे तक के लिए नाअहल करार दे दिया गया और यूं कौम के वसीतर मफाद को ज़ाती मफादात की तकमील करते हुए इक़्तिदार को खूब तूल दिया गया। पाकिस्तान में जितने भी NRO आप देख लें, आप जो सुओ मोटो केस थी जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का जिसमें 179 केसेस थे, आप कस्टम्स के 1000 अफसर निकालने देख लें मुशर्रफ दौर में, आप उससे पहले अयूब दौर में या दौर में जो 313 के नाम से लोग निकाले गए थे। ये करप्शन वहाँ होती है जहाँ अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी इंतज़ामिया के पास। इंतज़ामिया जो है इन तमाम जो मैंने आपको मिसालें दी हैं, इनमें 95% इंतज़ामी हलकों के अफसरान हैं। अभी आप बलूचिस्तान का केस देखें फाइनेंस सेक्रेटरी का, और इस तरफ हम ध्यान करते नहीं है। सियासतदानों को हमने गाजर मूलियाँ बनाया हुआ है। हकीकत भी है, लेकिन जितना ज़्यादा शायद बताया जाता है उसमें कहानियाँ ज़्यादा हैं और उसका सबूत आप इस तरह मिल सकता है कि अगर जितने इल्ज़ामात पाकिस्तान की जो आला पाई की लीडरशिप उस पर लगे हैं और वो ट्रायल भी हुए अदालतों में, लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिसमें वो साबित हो सके हैं। तो अगर तो इनमें हकीकत ज़्यादा होती तो शायद शवाहिद भी सामने आते, इल्ज़ाम भी दुरुस्त बन जाते, लोगों को सजाएँ भी हो जाती। देखिए, हकीकत तो आपके सामने जाहिर हो रही है ना। ये जो अरबों रुपया बाहर मुंतकिल हुआ है किसका है? ये जो आज बात हो रही है कि 12 अरब डॉलर पाकिस्तान का ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए बाहर मुंतकिल हो चुका है, ये करप्शन नहीं है तो क्या है? आज आपका जो सेक्रेटरी ख़जाना है बलूचिस्तान का, उसके घर से 70 करोड़ के लगभग जो कैश है वो बक्सों में दस्तयाब हो जाए। जी, ये करप्शन नहीं तो और क्या है? आज आपके नैब में जो मुकदमात हैं
یہ کرپشن نہیں تو کیا ہے؟ یہ NRO کے جو کیسز ہیں اور اس پہ بہت سے لوگوں نے ان کا سہارا لے کر جو اپنی جان بچائی ہے، وہ کرپشن کی داستانیں نہیں تو کیا ہے؟ نہیں، بالکل یہ زیادہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے بلکہ بہت عرصے سے چل رہی ہے۔ آپ کوئی بھی سیاستدان فیملی کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں کے کہاں چلے گئے ہیں، 85 سے لے لیں تو آپ کے سامنے مثال ہے، آپ کے سامنے پاناما لیکس نظر آ رہی ہیں، زیادہ اس میں بزنس مین ہیں، اور پھر وہ بزنس مین ہی پالیٹکس میں آتے ہیں، کیونکہ پالیٹکس میں آتے ہیں تو وہ اپنے انفلوئنس استعمال کر کے اپنے کاروبار کی ترقی کر دیتے ہیں اور پیسہ لوٹتے ہیں، اور جو کہ پھر پاکستان سے باہر جاتا ہے، جس سے پاکستان کی اکانومی کو فرق پڑتا ہے۔ اس لیے اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، کچھ تو حقیقت ہے اور کچھ کہانیاں ہیں، کیونکہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنا نہیں سیکھا۔ اگر وہ نارمل ہو جائیں تو میرا خیال ہمارے ہاں کرپشن بھی نارمل ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، کرپشن تو پاکستان میں بہت ہے، یہ نہیں ہے کہ انڈیا میں نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں نہیں، اس میں بھی ہے، لیکن وہاں احتساب کا عمل ہے۔ اگر یہ جو احتساب کا عمل کا ایک موقع ملا ہے، اگر سب 20 30 40 50 سیاستدانوں کی کرپشن ٹرائل ہو جائے تو میرا خیال ہے کام تمام ہو جائے اور بہتری کے حالات پیدا ہو جائیں۔ ایوب خان کے دور میں عدالتی ٹریبیونلز میں سرکاری آفیسرز پر بھی مقدمے چلائے گئے اور 3000 کے قریب افسران کو برخاست بھی کیا گیا۔ 90 کی دہائی کی پاکستانی سیاست کرپشن کو بنیاد بنا کر مقدمات پر مقدمات بنائے جانے کے کھیل سے عبارت ہے۔ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری پر SGS کو ٹکنا، سر محل، سوئس اکاؤنٹس، PIA میں غیر قانونی بھرتیوں، غیر ملکی اثاثوں سمیت کئی الزامات لگائے جاتے رہے اور مقدمات بنائے جاتے رہے، لیکن اس سب کا نتیجہ سوائے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے کچھ نہ نکل سکا۔ ایک تو نیت ہونی چاہیے جو ہمارے حکمران ہیں ان کی، دوسری خرابی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اداروں کی انکروچمنٹ ہے، دوسرے اداروں کی حدود ہے۔ اگر ہر ادارہ اپنے حصے کا کام کرے اور جتنا مینڈیٹ، جتنا اختیار اس کو دیا گیا اس کو استعمال کرے تو شاید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ یہاں میرا خیال ہے کہ لوگ شہرت کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں اور شور زیادہ مچاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اپنے اوپر الزامات ہیں، جن کے اپنے دامن داغدار ہیں، لیکن وہ بھی جب فرشتے بن کر سامنے آئیں اور دوسروں پہ الزام تراشی کریں تو اس سے معاملہ زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ملک میں کرپشن کی رکاوٹ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 1972 میں ایک کمیونسٹ انسپائرڈ پے اسکیل اڈاپٹ کیا، جس کے تحت آپ نے جو سینئر آفیسر ہیں جن کے ذمے میں اکاؤنٹیبلٹی ہے رولز اینڈ پروسیجر کے مطابق، ان کی آپ نے اکراس دا بورڈ پے کٹ کر دی، یہ بتا کے کہ ہم سب ایک ہیں۔ اس کے بعد روس ٹوٹ گیا، چین ہٹ گیا اور کیوبا جو ہے وہ صلح کر گیا امریکہ سے، ہم ابھی تک اسی پے اسکیل کو لپٹے ہوئے ہیں۔ میں کرپشن پر پردہ ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنے لوگوں کو بھی پناہ دینا چاہتا ہوں، میں ان کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں کرپشن کے نام پر سیاست ہوئی ہے، پاکستان میں کرپشن اور احتساب کے نام پر سیاسی وابستگیاں تبدیل کروائی گئی ہیں، لیکن پاکستان میں صحیح معنوں میں احتساب آج تک نہیں ہوا، اور پاکستان میں صحیح معنوں میں کرپشن کا تدارک کرنے کے لیے کسی نے کوشش نہیں کی۔ کرپشن کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو ہمارے مقتدر طبقات ہیں جو کسی قاعدے کی، ضابطے کی، قانون کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر چیز کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ اپنے رویوں کو تبدیل کر لیں جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے تو میرا خیال بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی وہی ہے کہ آپ جب اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے گا، اس کی آپ اسٹرنگز استعمال کرتے ہیں پولیٹیشنز کو کھینچنے کے لیے، اپنے سیاسی عزائم کو پورا کرنے کے لیے، وہ پرابلم ہوتی ہے۔ اور سیکنڈ چیئرمین نیب کی سلیکشن کا سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ
رولنگ پارٹی اور اپوزیشن دونوں مل کے کمپرومائز کر کے اپنے ایک چیئرمین نیب کو لے آئیں گے تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن نہیں لے سکتے, وہ اس کو قومی ایک اٹانومس ادارہ نہیں بنا سکتے, کہیں نہ کہیں پھر وہ استعمال ہوتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس سسٹم کو چینج کریں اور چیئرمین نیب کو لانے کے لیے, نئے سلیکٹ کرنے کے لیے یا تو آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں یا آپ سینٹ کا کوئی ایک اپر باڈی ایسی اسٹرانگ بنائیں جس میں تمام پارٹیوں کے لوگ بیٹھیں اور ان میں ان کا کردار دیکھا جائے کہ ان کا ینگ ایج کا کردار کیسا ہے, پروفیشنل کیریئر کیسا ہے, فیملی بیک گراؤنڈ کیسی ہے اور انہوں نے کیسے کیسے کام اچھے کیے ہیں. اگر یہ سب چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر ہم ایک ایسا چیئرمین نیب لے کر آئیں گے جو کہ انڈیپینڈنٹ کام کریں گے اور وہ ملک کے اور ادارے کی بہتری کے لیے کام کریں گے. خود پاکستان کا سیاستدان جو خود کرپٹ ہے اور چور کو کیسے ٹرائل کر سکتا ہے, اور کہتا ہے اگر چور کا بیٹا کیس میں آ جائے تو کہتا ہے جج بھی میں لگاؤں گا, TOR بھی میں بناؤں گا اور فیصلہ بھی میں خود سناؤں گا, تو پھر فیصلہ انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ SGS اور کوٹیکنا کے معاملے کو 17 سال بعد عدالت نے یہ کہہ کر نمٹا دیا کہ قومی احتساب بیورو SGS اور کوٹیکنا ریفرنسز کی اصل دستاویزات پیش کرنے میں ناکام رہا اور ایسی صورت میں ملزمان کو سزا نہیں ہو سکتی. بدعنوانی کے یہ مقدمات 1997 میں قائم کیے گئے تھے, جن میں آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو سمیت دیگر ملزمان پر سوئس کمپنیوں کو پری شپمنٹ کے ٹھیکے میں کمیشن لینے کا الزام عائد کیا گیا تھا. یہ معاملہ سوئس عدالت میں بھی اٹھایا گیا تھا اور حکومت پاکستان نے اس کی پیروی میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا تھا, چنانچہ وہاں بھی یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا. یہ میرا خیال ہے کہ ممکن ہے کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کریکٹر اسیسینیشن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ہوئی ہے وہ کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں ہوا, اور جتنی سزائیں جتنی جیلیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھگتی ہیں الزامات میں کسی اور نے نہیں کی ہیں. اور پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کی قیادت نے عدالتوں میں اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا سامنا بھی کیا ہے اور وہیں سے عدالتوں سے وہ بری ہوئے میرٹ پر. اور کوئی سیاسی لیڈر, کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو میرٹ کی بنیادوں پر عدالتوں میں جا کر اپنے آپ کو اس سے بری کروایا, کسی اور جماعت نے نہیں کیا. تو دوسری جانب شریف برادران پر حدیبیہ پیپر مل, رائیونڈ محل اور اتفاق فاؤنڈری کے حوالے سے منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اثاثہ جات کیس سمیت کئی مقدمات بنائے گئے, لیکن پھر عدالت نے نواز شریف, شہباز شریف, کلثوم نواز شریف, مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف سمیت شریف فیملی کو منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اثاثہ جات کیس میں باعزت بری کرتے ہوئے چیئرمین نیب کی جانب سے یہ مقدمات دوبارہ سماعت کے لیے کھولنے کی درخواست مسترد کر دی. عدالت کا اپنے فیصلے میں کہنا تھا کہ بادی و نظر میں یہ مقدمات سیاسی انتقام کی بنیاد پر قائم کیے گئے اور ان کا 14 سال سے التوا میں رہنا بھی بدنیتی پر مبنی تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی احتساب کے ادارے بنائے گئے, خاص طور پر اگر آپ کو مثال دوں میں آپ کا احتساب اکاؤنٹیبلٹی لیبر جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اس کی, تو وہ جنرل پرویز مشرف نے بنایا اور اس کا بھی جو مقصد تھا 2002 کے الیکشن کے بعد اس کو انہوں نے استعمال کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنی مرضی کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے, پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے. اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جو احتساب کمیشن بنایا 1997 میں, وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کام کرنے کے لیے بنایا. تو جب آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم نے سیاسی مخالفین کا اس سے کلا کما کرنا ہے, ان کو کمزور کرنا ہے, ان کو توڑنا ہے, تو پھر آپ احتساب نہیں کر سکتے ہیں. ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے 34 ادارے ہیں صوبائی اور مرکزی سطح پر, ان میں ہزاروں کی تعداد پہ سٹاف ہے اور اربوں روپے کا ان کے اوپر خرچہ ہے, اور عین ان کے ناک کے تلے سسٹمک انڈیمک سنڈیکیٹڈ کرپشن ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے سادے الفاظوں میں کہ کرپشن سسٹم بن چکا ہے, نہ کہ سسٹم میں سے کرپشن ایک حصہ ہے بلکہ کرپشن ہی سسٹم بن چکا ہے. دیکھیے پاکستان نے ادارے تو بنائے, آپ نے قوانین تو بنائے, احتساب بیورو بنایا, نتیجہ کچھ نہیں نکلا. آپ نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس آپ کے موجود ہیں, لیکن کس حد تک وہ کامیاب ہوئے آپ کے سامنے ہے. نیب کا ادارہ موجود ہے کہ نیب کو کتنی کامیابی ہوئیں, ان کا کنوکشن ریٹ کیا ہے, پروسیکیوشن میں کس حد تک وہ کامیاب ہوئے, وہ لوگوں کے سامنے ہے. ادارے موجود ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے. دیکھیے پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک نیب اچھا مؤثر ادارہ ہے, لیکن اسے بھی بار بار اہل اقتدار نے استعمال کیا ہے اپنے مخالفوں کے لیے. اس وجہ سے اس کی کریڈیبلٹی کو ضعف پہنچا ہے. اور اب اگرچہ کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب نہیں ہو پا رہا
क्योंकि कोई दूसरा अदारा अपना काम नहीं कर रहा। रुकावटें आई थिंक इज़ ऑल आपकी लीडरशिप है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, फिर आपके साथ पुलिस का आपको कंडीशन नज़र आती है। FDR में आप देख लें, जहाँ भी देखेंगे ये बहुत ज़्यादा अभी फैल चुका है ये कैंसर पाकिस्तान के अंदर, और इसको बेहतर करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको करें और इसको हर हालत में बेहतरी की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा इदारा है, इसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी बहुत है, चेयरमैन नैब के बहुत पावर्स हैं, वो कितने भी अच्छे लोगों को हायर कर सकते हैं और उसके अपनी मर्जी के मुताबिक मेरिट के ऊपर इसको चलाएं, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही कारआमद अदारा साबित हो सकता है। सभी लोग करते होंगे जब सियासतदान बच जाते हैं, जब सियासतदानों को, बड़े लोगों को करप्शन में सजा हो तो फिर छोटे भी डर के रहते हैं, क्योंकि सजा बड़े लोगों से शुरू होनी चाहिए। जब बड़े लोग बच जाते हैं तो बेचारे ये पकड़ लेते हैं छोटे मोटे अफसरों को, तो उससे तो बदमज़गी पैदा होती है। 1990 में बेनज़ीर हुकूमत करप्शन के इल्ज़ामात पर बर्खास्त की गई। 1993 में नवाज शरीफ हुकूमत भी इसी तूफान की नज़र हुई। 3 साल बाद बेनज़ीर की हुकूमत दूसरी बार करप्शन इल्ज़ामात पे बर्खास्त की गई। 1997 में नवाज शरीफ एहतसाब का नाम लेते हुए दोबारा वज़ीर आज़म बने, लेकिन उनका एहतसाब अपने सियासी मुखालिफ भुट्टो ख़ानदान के ख़िलाफ़ सिर्फ इंतकामी कार्रवाई तक महदूद था। लेकिन नैब पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी अदारे हैं उनमें नैब निस्बतन आज़ाद है, अगरचे कि उसे भी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने और बाद में आने वाले हुक्मरानों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी को ज़ोफ़ पहुंचा। लेकिन अगर ये अदारा ख़त्म हो जाए तो फिर आप देखिए कोई इस तरह का अदारा भी कायम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये अदारा इंतज़ामिया के असर और रसूख से आज़ाद है और हिज़्ब इख्तिलाफ का बस भी इस पर नहीं चल रहा। शुरू में एक्चुअली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तमाम गवर्नमेंट्स ने इसको इस्तेमाल किया, और वजह वही थी जो मैंने बताई है कि चेयरमैन ऐप की सिलेक्शन का सिस्टम की प्रॉब्लम थी। अगर हम इसको ठीक कर लेंगे तो ये फिर ना तो ये रहेगा कि ये सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इन्होंने और काम भी बहुत किया है। मैं आपको ये बताऊँ कि नैब का अदारा अभी भी बहुत बेहतर अदारा है। आपके सामने अगर नैब की लोग बुराइयां करते हैं, हर वक्त कहते हैं इसको बंद कर देंगे, इसके विंग्स क्लिप कर देंगे, तो इसका मतलब ये काम कर रहा है, लोगों को डर है इसका। सिर्फ ज़रूरत ये है कि इसको एक अच्छे तरीके से और इसमें जो भी खामी है उसको इम्प्रूव करें और आइंदा के लिए इसमें बेहतरी लेकर आएँ। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ नवाज हुकूमत को ख़त्म करके बरसरे इक़्तिदार आए तो एहतसाब एक्ट की जगह नैब का इदारा कायम किया गया। लेकिन जिस अंदाज और जिस तौर पे एहतसाब की रट ऊंचे सुरों में लगा के चोर दरवाज़ों से सियासतदानों की वफादारियाँ तब्दील की गईं और फिर मुल्क के वसी तर मफाद में नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस लाया गया, यानी कि NRO, और यूँ 8041 कौमी ख़जाना लूटने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कायम किए गए तमाम मुक़द्दिमात को कलअदम करार दे दिया गया। इन 8041 अफराद में सिर्फ 34 सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुन शामिल थे, बाकी अक्सरियत ब्यूरोक्रेट्स, एहलकार और कारोबारी शख्सियात थीं। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों के ऊपर ही करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगे हैं या वही इसमें मुलविस नहीं है। हर इदारे में, हर शोबे में ऐसे आपको बड़ी तादाद में लोग मिलेंगे जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, ये शायद किसी हद तक उसमें मुलविस भी हैं। उसका सबूत ही आपको ये मिल सकता है कि अगर आप केसेस देखें जो मुख्तलिफ इदारों के पास हैं, चाहे वो FIA हो, चाहे नैब हो, चाहे एंटी करप्शन हो, तो उसमें बहुत महदूद तादाद ऐसी है जिसमें सियासतदानों का नाम आता है। एक वसी तादाद ऐसे लोगों की है जो सियासतदान नहीं है। मैंने आपको ये जवाब दे दिया, सारी की सारी करप्शन जो है ये इंतज़ामिया में है। अगर इंतज़ामिया सीधी हो जाए सियासतदान कुछ भी नहीं कर सकते। हर तबका करता है और किससे छुपा हुआ है, कौन नहीं करता। अफसरान की दास्तान है आपके सामने, आपको जजेस का नाम भी आ गया है। नहीं, करप्शन तो माशाल्लाह पाकिस्तान में जिसका दाव लगता है वो करता है, छोटे से लेकर बड़े तक, आम आदमी से लेकर ख्वास तक।
हेयर और नॉट एग्री, क्योंकि नॉट ओनली सियासतदान, इसमें आप सबको ले लें, बिजनेसमैन ले लें, FBR को आप शामिल करें, ब्यूरोक्रेसी ले लें, हर जगह पर करप्शन और इतनी ईजी हो चुकी है। मुझे याद है पहले ज़माने में अगर कोई करप्ट होता था तो वो छुपता फिरता था, लोग उसको नापसंद करते थे। अब जितना करप्ट है, जितना पैसा है, उतना उसको सोसाइटी में ज़्यादा उसका स्टेटस है और उसकी तारीफ करते हैं। तो इसलिए इसको ठीक करने की ज़रूरत है और ये ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि टॉप की लीडरशिप ठीक हो। देखिए, अदारे तो सारे मौजूद हैं, अदारों की तैनाती ऐसे होती है कि वो कुछ कर ही ना सकें। देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। फेस ही ऐसा होता है, प्राइम मिनिस्टर को ट्रायल करना हो तो नैब क्या कर सकती है, अगर प्राइम मिनिस्टर के बेटों को ट्रायल करना हो तो नैब क्या कर सकती है। असल मसला ये है कि माशरे की कदरें उस मकाम तक नहीं पहुंची कि करप्ट के मुंह पे लोग करप्ट कहें, और इसलिए वो खाना नंबर 2 के लोग खाना नंबर 1 में आ जाते हैं। बलूचिस्तान में होने वाली हालिया कार्रवाई, जिसमें 60 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी से मंसूब है। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी के मुताबिक करप्शन के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत का सालाना नुकसान 8,000 अरब रुपए, यानी हर दिन का कोई 22 अरब रुपए के करीब है। इसका निस्फ के करीब टैक्स चोरी पर मुश्तमिल है। एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में एहतसाब की आवाज़ें सियासत करने के लिए ज़रूरी तस्वुर की जाती हैं और सियासतदान एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाकर खूब पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अदालत सज़ा के लिए सबूत मांगती है और यूँ अदम सबूत की मौजूदगी में या अदम पैरवी की मौजूदगी में एहतसाब इल्ज़ामात के साए में दफन हो जाता है और इस तरह सियासतदान करप्शन तलाश करते करते करप्शन के नाम पर सियासत की जाती है और खूब की जाती है। लेकिन दूसरी जानिब करप्शन के खात्मे के लिए 68 बरसों में कभी भी ठोस इक़दामात नहीं किए गए, वरना करप्शन के मुकदमात सालों तक लटकाए ना जाते। और अगर इन कई सालों में इल्ज़ामात दुरुस्त थे तो सबूत क्यों ना पेश किए जाते, वरना अदालतें क्यों कहती कि मुकदमात सियासी बुनियादों पर कायम किए गए। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में एहतसाब का नारा हमेशा सियासी इंतकाम, वफादारियों के तबादले और ज़ाती मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल किया गया और यूँ एहतसाब ज़ातियात की भेंट चढ़ के तारीक राहों में मारा जाता रहा। PTI के मंशूर में करप्शन बड़ी अहमियत रखती है। करप्शन का तदारुक, करप्शन को मिटाना, करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद करना हमारे मंशूर का एक बड़ा अहम नुक्ता है। इमरान खान की सियासत का ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। तो PTI करप्शन के मामले में कभी गैर संजीदा आपको दिखाई नहीं देगी, आपको हमेशा फाल दिखाई देगी। और करप्शन के नासूर की बेल हर इदारे में खूब परवान चढ़ी और इस बेल को पानी दिया गया ना अहली का और ज़ाती मकासद का। सियासत में करप्शन हो या करप्शन पे सियासत हो, बात एक ही है। सियासत में भी करप्शन होती है और करप्शन में भी सियासत होती है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए तो हमारा मुल्क बहुत अच्छा हो सकता है। बेसिकली ये बात ऐसी है कि करप्शन पर सियासत है या सियासत में, सियासत के अंदर भी बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। हर कोई करप्शन करता जा रहा है, ये चीज़ खा रहा है, वो चीज़ खा रहा है। एंड सियासत पर भी करप्शन है। जैसे कुछ लीडरान हैं हमारे जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको दूसरे लीडरान वो करने नहीं देते। सियासत और करप्शन दोनों एक ही चीज़ है और दोनों ये हैं कि जैसे हमारी फैमिली, दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। ना सियासत करप्शन के बगैर, ना करप्शन सियासत के बगैर। असल में बात ये है कि अगर सियासत में करप्शन ख़त्म हो जाए और करप्शन में सियासत ख़त्म हो जाए तो हमारा मुल्क वैसे भी बहुत आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान में करप्शन पर सियासत होगी। मेरे हिसाब से सियासत और करप्शन जो है वो एक ही फैमिली है। हम इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते और अगर सियासत में करप्शन ख़त्म हो जाए, करप्शन पर सियासत, दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। यार मेरे ख्याल में सियासत में करप्शन होती है। आजकल कुछ सियासी लोग जो है ना करप्शन के लिए आते हैं, करप्शन करके पैसे कमाते हैं फिर वापस चले जाते हैं। 5 साल के लिए वो करप्शन के लिए आते हैं। ये सियासत में करप्शन होती है, इसलिए कि जब वो सियासत में आते हैं तो इसलिए आते ही है कि हम करप्शन कर देंगे। मेरे ख्याल में बल्कि सियासत में करप्शन होती है वो भी इस वजह से कि हमारे हुक्मरान जो है वो बस वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, गरीब तर होता जा रहा है। दूसरी बात है हुकूमत अपने आप के जो पार्टियाँ वगैरह आपस में लगी हैं मुल्क को तबाह कर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे हाल पे कोई रोने वाला नहीं है।
एहतसाब के लिए वाज़ेह सोच की ज़रूरत है, ना कि भरपूर शोर की। अमल से आरी वावेले की कोख से इंतशार दर इंतशार जन्म लेगा। हमारी सियासी क़यादत को शायद अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह के तर्ज़ अमल की ज़रूरत तो है, लेकिन ना इस मुल्क को और ना ही इस मुल्क के अवाम को इस तरह के तर्ज़ अमल की ज़रूरत है। आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान आर्मी के 6 सीनियर अफसरान पर कार्रवाई में सिर्फ 4 से 6 महीने सर्फ हुए और पूरी कौम ने इंसाफ होते सिर्फ सुना नहीं बल्कि देखा भी। आर्मी स्टाफ ने अपने घर से अपनी आर्मी के अंदर से अकाउंटेबिलिटी शुरू की है, सीनियर ऑफिसर्स को पनिशमेंट की है, लेकिन ये पॉसिबल उस वक्त है जब आप खुद ठीक हों। लाइक वाइज अगर आपके प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट पनामा लीक्स में उनकी फैमिली के मुतालिक बात आ रही है तो वो किस तरीके से अच्छे टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएंगे, कैसे वो उसकी इंक्वायरी करेंगे जब वो खुद इन्वॉल्व होंगे। तो यही प्रॉब्लम है, इसीलिए अपोजिशन जो ज़्यादा वो शोर मचा रही है कि इस स्टेज के ऊपर कहीं बिल्कुल चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें या मैं तो ये कहूँगा कि जब आर्मी को आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं, आप आर्मी को ये कहते हैं कि जी आप छोटू गैंग के लिए भी आर्मी इस्तेमाल होती है, आप ज़रब्यास में भी आर्मी इस्तेमाल होती है, टेररिज्म के ख़िलाफ़ होती है, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, फ्लड्स के लिए करते हैं, तो वाई नॉट कि एक आर्मी की स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं और उसके साथ सारे टेक्नोक्रेट जो हैं वो आप हायर करें, एक अच्छी टीम बना के और अक्रॉस द बोर्ड करें, क्योंकि आर्मी चीफ खुद इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से करेंगे और ये पूरे मुल्क के लिए बेहतर होगा। 200 अरब रुपया जो कौम का लूटा पैसा बाहर है वो वापस आएगा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के माशी हालात भी बेहतर हो जाएंगे। और अब कौम का सियासी क़यादत से एक ही मुतालबा है कि पनामा लीक्स को टेस्ट केस बना लिया जाए और करप्शन की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए जल्दी की जाए। मैं समझता हूँ कि देखिए पनामा ने बहुत से हालात जो आप और मैं घर बैठ कर जिनका तस्करा करते थे उनको बेनकाब कर दिया, आया कर दिया ना। ज़ेरे लब तो गुफ्तगू होती थी, आज सरेआम वो गुफ्तगू हो रही है और उन्होंने कौम को इस तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज लोग मुतहर्रिक हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज़ कर दिया है। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी ने एक ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया है, ठीक है, और पूरी असम्बली में आज तकरीबन 2 माह हो गए पर बहस हो रही है और पाकिस्तान में नहीं हो रही, दुनिया में हो रही है। पनामा लीक्स में बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड मुमकिन है, लेकिन अब अपोजिशन भाग रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि कमीशन बने, गवर्नमेंट चाहती है कि ये तमाम मामला सामने आए और एक दफ़ा इस बात को खंगाला जाए ताकि बार बार करप्शन के बलबूते पे जमहूरियत को छुरा खोंपने की गुंजाइश ना रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जो कह रही है कि हमने नेशनल जुडिशल सुप्रीम जुडिशरी के नीचे एक कमीशन बना दी है और उसमें बहुत वाइड टी आवाज़ बना दी, आइए सारे चलते हैं, इसको डिफाइनिंग मोमेंट बनाते हैं। और अपोजिशन भाग रही है, कभी सवालनामे, कभी नैब, कभी कुछ, कभी असेंबली में जवाब दें। देखिए पनामा लीक्स में 2 चीज़ें मेरी राय में अलग अलग हमें देखनी चाहिए। एक तो ये है कि जी ऑफशोर कंपनीज बनाना कोई जुर्म नहीं है और अगर वो किसी मुल्क का कानून वहाँ इजाज़त देता है और लोग बनाते तो बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो ऑफशोर कंपनीज बनाई गई हैं क्या किसी ने वो डिक्लेयर किया नहीं किए, और दूसरा कि ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो वो बिज़नेस करते हैं, वो पैसा पाकिस्तान से जायज़ तरीके से बाहर गया है कि नहीं गया है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो जुर्म का तयन कर सकती हैं। देखिए ये पनामा लीक्स जो हैं इनमें एहतसाब मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है और पाकिस्तान में जो लोग पैसे बाहर लेकर गए हैं वो आप देखिए वो सैकड़ों के हिसाब से हैं। किस किस का आप पीछा करेंगे, किस किस से हिसाब किताब करेंगे, किस किस का पैसा वापस लेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और अगर हमारी सियासी जमातें जो हैं वो सियासी मैच खेलने में मसरूफ़ रही तो फिर नतीजा सिफर रहेगा। देखें पनामा लीक्स में एहतसाब जो है मुमकिन है, और अगर पनामा लीग में भी एहतसाब मुमकिन नहीं तो फिर यहाँ चोर, लुटेरे, डाकू, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और एक्स्ट्रा वेगेंट लोग इस मुल्क को लूट खाएंगे और मॉरली करप्ट गवर्नमेंट, स्कैंडलस गवर्नमेंट और मॉरली बैंकरप्ट गवर्नमेंट कभी यह मुल्क नहीं चला सकेगी। ताकि कौम ये कहती हुई सुनी जा सके कि ए अहले अरबाब सियासत, हम इंतजार की सूली पे लटक रहे हैं, हम जल्द, देरपा और मुस्तकिल हल चाहते हैं करप्शन का, इससे पहले कि देर हो जाए बहुत देर।
اور جمہوریت کمزور ہوتی ہوتی وہیں سجدہ ریز ہو جائے جہاں آمریت جنم لیتی ہے، اور ایک بار پھر اہل وطن کسی اور کو عزیز ہو جائیں اور ہماری سیاسی قیادت تاریخ میں زندہ رہنے کے بجائے شرمندہ ہو جائے۔